गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। कैसे हैं आप सब लोग? आई होप अच्छे होंगे, एंजॉय कर रहे होंगे। आज हम लोग बेटा एनसीईआरटी का एक न्यू चैप्टर स्टडी कर रहे हैं, डेट इज लॉ ऑफ मोशन। यहाँ लॉ ऑफ मोशन के अंदर बेसिकली हम लोग फोर्स को स्टडी करेंगे और न्यूटन्स के तीनों लॉ, फर्स्ट लॉ, सेकंड लॉ, थर्ड लॉ, और साथ ही आगे जाके हम लोग मोमेंटम के बारे में बात करेंगे, इम्पल्स के बारे में आपके पास बात करने वाले हैं, और उसके बाद में देखेंगे कि फोर्स के टाइप क्या हैं। फ्रिक्शन फोर्स हो गया आपके पास, फिर टाइप ऑफ फ्रिक्शन को स्टडी करेंगे आपके लिए। तो ये सारा सब कुछ होगा बेटा इस वन चैप्टर के अंदर। साथ ही नीट और जेई के कुछ अच्छे क्वेश्चन हम लोग इसमें सिंप्लीफाई करने वाले हैं। ध्यान दीजिए बेटा, लॉ ऑफ मोशन को स्टडी करने से पहले हमें स्टडी करना पड़ेगा बेटा फोर्स। अब फोर्स क्या है? देखो बेटा, फोर्स को हम एक्सपीरियंस करते हैं कहीं ना कहीं, कि अगर किसी ऑब्जेक्ट के अंदर कुछ वर्क करने की कैपेबिलिटी है। जैसे बात करता हूँ, मान लीजिए आप किसी ऑब्जेक्ट पे कुछ अप्लाई करते हैं और उसकी वजह से उसकी स्पीड इंक्रीज या डिक्रीज हो जाती है, या फिर बोला जाए कि आप उस ऑब्जेक्ट के मोशन की डायरेक्शन को चेंज कर देते हैं, या फिर बोला जाए कि आप उस ऑब्जेक्ट का शेप चेंज कर देते हैं। तो ये अगर कोई कर सकता है तो वो कौन है बेटा? फोर्स है आपके पास। तो जब आप किसी ऑब्जेक्ट को पुश करते हो या पुल करते हो तो आप उसका स्टेट चेंज करते हो। क्या चेंज करते हो बेटा? स्टेट। स्टेट का मतलब है कि ऑब्जेक्ट को रेस्ट से मोशन में लाया जाता है या मोशन से रेस्ट में लेके आते हैं। जैसे एक एग्जांपल देता हूँ बेटा, मान लीजिए आप साइकिल चला रहे हैं बेटा, ठीक है, और ये आपका कोई फ्रेंड है, ये एक आपका फ्रेंड है, ये आपकी साइकिल को क्या कर रहा है बेटा? पुश कर रहा है। जैसे ही आपकी साइकिल को पीछे से पुश करेगा तो आपके साइकिल की स्पीड क्या हो जाएगी बेटा? इंक्रीज। ऑब्वियसली बात है यहाँ पे। या ये आपकी चलते हुए साइकिल को पीछे से ग्रिप करके पुल कर लेता है, अपनी तरफ खींचेगा, तो आपकी स्पीड क्या हो जाएगी बेटा? इंक्रीज, डिक्रीज सॉरी। तो स्पीड में चेंज किया इसने। दूसरा, मान लीजिए आप साइकिल स्ट्रेट चला रहे थे, स्ट्रेट साइकिल चला रहे थे आप लोग, और कोई साइड से आपका हैंडल पकड़ के अपनी तरफ खींच लेता है, पुल कर लेगा, तो क्या अब आप स्ट्रेट जा पाओगे क्या? नहीं। अब क्या होगा? आपकी साइकिल उसके पुल की डायरेक्शन के अंदर टर्न कर जाएगी। मतलब जहाँ पहले आप स्ट्रेट मूव कर रहे थे, अब उस डायरेक्शन में टर्न करोगे आप लोग। तो यहाँ पर हमने मोशन की डायरेक्शन चेंज कर दी। या फिर बात की जाए, मान लीजिए आपके पास ये एक स्ट्रेट क्या है? एक रोड है। इस स्ट्रेट रोड के ऊपर बेटा आप क्या करते हो? फोर्स लगाते हो। मतलब कि इस वाले एज को भी डाउनवर्ड पुल करते हो और इसको भी डाउनवर्ड पुल करते हो। तो ये एक रोड है, इसको यूँ नीचे की तरफ खींचोगे तो ये जो आपके पास रोड है वो यू शेप में टर्न हो जाएगी आपके पास। तो आपने क्या किया? इन तीनों एग्जाम्पल में आपने एक फोर्स लगाया। जो एक्सटर्नल एजेंसी थी, जैसे मैं था, मैंने यहाँ पे क्या लगाया? एक फोर्स लगाया। और फोर्स लगा के मैं क्या करता हूँ? स्पीड चेंज करता हूँ, डायरेक्शन चेंज करता हूँ और शेप चेंज करता हूँ। तो फोर्स है क्या मेरे लिए? मैं उसी बात को डिफाइन कर रहा हूँ। फोर्स आपके पास क्या है बेटा? मैं भी डिफाइन एज एक्सटर्नल एजेंसी। ये एक तरीके की एक्सटर्नल एजेंसी है। ए पुश और पुल, जो पुश हो सकता है, पुल हो सकता है, और इस पुश और पुल की वजह से आपके पास ऑब्जेक्ट का स्टेट चेंज होता है। स्टेट का मतलब, अगर कोई ऑब्जेक्ट रेस्ट में है और आप उस पर पुश कर रहे हो तो वो अब मोशन में आ जाएगा। कोई ऑब्जेक्ट ऑलरेडी मोशन में है और आप एक फोर्स लगाते हो तो वो स्टॉप हो सकता है, रेस्ट में आ सकता है।
मतलब रेस्ट वाला ऑब्जेक्ट यूनिफॉर्म मोशन में जा सकता है और यूनिफॉर्म मोशन वाला ऑब्जेक्ट रेस्ट में आ सकता है। मतलब कि कुल मिलाकर उसकी स्टेट चेंज हो सकती है और डायरेक्शन ऑफ मोशन ऑफ बॉडी चेंज हो सकती है। तो फोर्स क्या है, इस तरीके से डिफाइन है कि जिससे आप ऑब्जेक्ट का स्टेट चेंज करते हो और डायरेक्शन ऑफ मोशन चेंज करते हो। फोर्स क्या क्या कर सकता है बेटा, स्पीड चेंज कर सकता है आपके लिए, डायरेक्शन ऑफ मोशन चेंज कर सकता है और ऑब्जेक्ट का शेप चेंज कर सकता है। ठीक है, इसके अलावा फोर्स कौन कौन सी प्रॉपर्टी रखता है, मैं उन प्रॉपर्टी के बारे में बात करना चाहूँगा। बेसिकली फोर्स के पास 4 प्रॉपर्टी होती है। जब बात करता हूँ, मान लो ये पेंसिल है और इस पेंसिल पे मैं एक पुश लगाता हूँ, मतलब एक फोर्स लगाता हूँ, तो कुछ अमाउंट ऑफ फोर्स लगाऊंगा, जैसे कि 5 न्यूटन, 10 न्यूटन, 15 न्यूटन। आपके पास मैंने कुछ अमाउंट ऑफ फोर्स अप्लाई किया यहाँ पर, तो मैंने अमाउंट बोला। अमाउंट क्या है बेटा, एक मैग्नीट्यूड। और एक डायरेक्शन में लगाऊंगा, मतलब कि मेरा जो फोर्स होगा उसके पास मैग्नीट्यूड भी होगा और डायरेक्शन भी होगी। इसलिए मैं कह सकता हूँ फोर्स कैसी क्वांटिटी है बेटा, एक वेक्टर क्वांटिटी है। इसके अलावा बात की जाए, फोर्स अकर इन पेयर। ये 100% श्योर है कि फोर्स हमेशा पेयर में होगा। अगर इस पेंसिल पे मैं कुछ फोर्स लगाऊंगा तो पेंसिल भी मेरे पे कुछ ना कुछ फोर्स लगाएगी, ये कंफर्म है आपके पास। तो फोर्स हमेशा कैसे बनता है बेटा, पेयर के अंदर बनता है। जैसे एक एग्जांपल देता हूं बेटा आपके पास। मान लीजिए कि ये आपके पास एक बॉल है और ये क्या है बेटा आपके पास, बैट। ये बॉल आती है और बैट पे स्ट्राइक करती है, मतलब कि ये बॉल जो है बैट पे क्या लगा रही है, फोर्स लगा रही है। लेकिन इसके फोर्स लगाने के बाद क्या होगा, जितना फोर्स ये बॉल इस बैट पे लगाएगी उतना ही फोर्स ये बैट भी किस पे लगाएगा बेटा, बॉल पे। और उसी फोर्स की वजह से ये बॉल वापस स्ट्राइक होने के बाद क्या हो जाती है बेटा, रिटर्न हो जाती है। इस तरीके से आपके पास, तो हमने बोला कि अगर बॉल किस पे फोर्स अप्लाई करती है, बैट पे, तो बैट भी किस पे फोर्स अप्लाई करेगा, बॉल के ऊपर। बॉल ने बैट पे लगाया, बैट ने बॉल पे लगाया, तो कितने ऑब्जेक्ट थे बेटा, 2, बॉल और बैट। तो ये पैर में हुए ना, तो हमने बोला कि फोर्स हमेशा कैसे लगेगा बेटा, पैर के ऊपर। इफ ऑब्जेक्ट ए एक्सर्ट ए फोर्स ऑन बी, अगर ए वाला बी पर फोर्स अप्लाई करता है, देन बी आल्सो एक्सर्ट ए फोर्स ऑन ए, तो बी भी ए पर क्या अप्लाई करेगा बेटा, फोर्स। एग्जाम्पल है बेटा, अगर आपके पास एक बॉल बैट को क्या करती है, स्ट्राइक, तो बैट एक्सर्ट ए फोर्स ऑन बॉल बट बॉल एक्सर्ट ए फोर्स ऑन बैट आल्सो। जिस तरीके से बॉल बैट पे फोर्स एक्सर्ट करेगी, वैसे ही बैट भी बॉल पर फोर्स क्या करेगा बेटा, एक्सर्ट करेगा आपके पास। उसके बाद क्या है बेटा, ए फोर्स कैन कॉज एन ऑब्जेक्ट ऑफ एक्सेलरेशन। जब किसी ऑब्जेक्ट पे फोर्स अप्लाई होता है, क्या अप्लाई होता है बेटा, फोर्स, तो उस ऑब्जेक्ट को एक्सेलरेशन मिलता है। अब एक्सेलरेशन क्या है बेटा, चेंज इन स्पीड। स्पीड में चेंज होगा तो वहां एक्सेलरेशन आएगा। तो फोर्स की वजह से क्या आता है बेटा, ऑब्जेक्ट में एक्सेलरेशन। एग्जाम्पल है, इफ यू किक ए फुटबॉल देन बॉल वेलोसिटी चेंज वाइल यू फुटबॉल इज इन कॉन्टेक्ट विथ इट। आपके पास मान लीजिए बेटा ये कोई प्लेयर है और ये फुटबॉल है, तो इनिशियल में फुटबॉल कहाँ होगी बेटा, रेस्ट में। जब फुटबॉल रेस्ट में होगी तो इसकी इनिशियल वेलोसिटी u कितना होगा बेटा, 0। फिर आप क्या करते हो बेटा, इसके ऊपर एक किक करते हो, किक मारोगे, किक मारने की वजह से आपने इस पर क्या अप्लाई किया, फोर्स। तो हमने क्या अप्लाई कर दिया बेटा, एक फोर्स।
फोर्स की वजह से ये जो आपके पास फुटबॉल है ये कुछ क्या ऑब्टेन कर लेगी बेटा, वेलोसिटी। तो इनिशियल में इसकी वेलोसिटी क्या होगी बेटा, हाई। मैं मान लेता हूँ इनिशियल में इसकी वेलोसिटी इसने ऑब्टेन करी 3 या 10 मीटर पर सेकेंड। अब धीरे धीरे ये फुटबॉल कहाँ जाएगा बेटा, ऊपर। जैसे फुटबॉल ऊपर जाएगा ग्रेविटी अपना काम करेगी और इसकी स्पीड को कम करेगी। फिर जैसे जैसे ये ऊपर जाता जाएगा इसकी स्पीड कम होती जाएगी, ठीक है। ये स्पीड रिड्यूस हुआ और उसके बाद स्पीड डिक्रीज हो गई आपके लिए। यहाँ पर स्पीड 0, ये इसका मैक्सिमम पॉइंट है बेटा। यहाँ इसकी स्पीड कितनी हो जाएगी, 0, इससे ऊपर नहीं जा सकता। अब वापस ये रिटर्न है नीचे आएगा और इसकी स्पीड फिर से क्या होगी बेटा, इंक्रीज। तो देखो पहले स्पीड हाई था, फिर लो हुआ, फिर स्पीड 0 हुई, अगेन स्पीड इंक्रीज, अगेन स्पीड मैक्सिमम हुआ। तो हर पॉइंट के ऊपर वेलोसिटी क्या हुई है, चेंज। स्पीड क्या हुआ है, चेंज। तो हमने बोला कि चेंज इन वेलोसिटी ही क्या है बेटा, आपके पास एक्सीलरेशन है। चेंज इन वेलोसिटी ही क्या है, एक्सीलरेशन। और इस बॉडी के पास एक्सीलरेशन आया क्यों, क्योंकि आपने क्या अप्लाई किया बेटा, फोर्स। तो हम बोल सकते हैं कि फोर्स किसका कॉज है बेटा, एक्सीलरेशन आपके पास है, ठीक है। नेक्स्ट है बेटा, ए फोर्स कैन डिफॉर्म ऑब्जेक्ट। फोर्स किसी ऑब्जेक्ट को डिफॉर्म कर सकता है। डिफॉर्म मतलब कि उसकी साइज या शेप में चेंज कर सकता है। जैसे बात करते हैं, ऐसा करो बेटा एक स्पंजी बोल लो। कैसा बोल लो, स्पंजी। जैसे कि यहाँ ले रखा है, ये स्पंजी बॉल है और ये एक हार्ड सरफेस है, ठीक है। ये स्पंजी बॉल को आप हिट करो इस सरफेस के ऊपर। जैसे हिट करोगे तो जहाँ ये कांटेक्ट होगा वहाँ से ये बॉल थोड़ा कंप्रेस हो जाएगा। क्या हो जाएगा बेटा, कंप्रेस। तो यहाँ से ये बॉल क्या हो गया, डीफॉर्म हो गया और ये वापस से रिटर्न हो गया। अब ऐसा नहीं है कि केवल ये बॉल ही कंप्रेस होगा, आपके पास ये सरफेस भी कंप्रेस हो सकती है, बट यहाँ सरफेस जो है बहुत ज़्यादा हार्डर है, इसलिए इसका डिफॉर्मेशन आपको दिखाई नहीं देगा। क्लियर है इतनी सी बात। तो फोर्स कैन डिफॉर्म एन ऑब्जेक्ट एज यू कैन सी फ्रॉम फिगर। द बॉल व्हेन हिट द फ्लोर it deformed by contact force exert on it by the floor. The floor is deformed is but since it harder than the ball, it deformation is not as noticeable. आपके पास सरफेस ज़्यादा हार्डर है इसलिए उसका डिफॉर्मेशन नोटिसेबल नहीं है यहाँ पर, ठीक है। अब बात करते हैं बेटा, ये तो हमने फोर्स के बारे में एक बेसिक सी बात करी। आपके पास क्या क्या पढ़ा बेटा हमने फोर्स के बारे में, फिर से देख लेते हैं। फोर्स क्या है बेटा, एक एक्सटर्नल एजेंसी है। ये पुश हो सकता है, पुल हो सकता है और इसकी वजह से ऑब्जेक्ट का स्टेट चेंज होता है और इसकी डायरेक्शन चेंज होती है। फोर्स कितने तरीके से काम कर सकता है, 3 तरीके से। स्पीड को चेंज कर सकता है, मोशन की डायरेक्शन चेंज कर सकता है या शेप ऑफ ऑब्जेक्ट चेंज कर सकता है। फिर हमने देखा कि फोर्स के पास मैग्नीट्यूड भी होता है, डायरेक्शन भी होता है, इसलिए फोर्स कैसी क्वांटिटी है, वेक्टर। अगेन फोर्स हमेशा कैसे लगता है बेटा, पेयर के अंदर लगता है आपके पास। फोर्स की वजह से क्या बनता है बेटा, एक्सेलरेशन। आगे जाके देखेंगे कि फोर्स का फॉर्मूला होता है F=ma और फोर्स किसी ऑब्जेक्ट को क्या कर सकता है बेटा, डिफॉर्म कर सकता है, ठीक है। अब बात करते हैं बेटा न्यूटन फर्स्ट लॉ के बारे में। इसको लॉ ऑफ इनर्शिया भी बोला जाता है। बस न्यूटन फर्स्ट लॉ क्या कहता है बेटा, ये कहता है कि अगर किसी ऑब्जेक्ट पे नेट फोर्स 0 लग रहा है, नेट फोर्स कितना बेटा, 0, तो उस ऑब्जेक्ट की स्टेट चेंज नहीं होगी, मतलब कि स्टेट में कोई चेंज नहीं होगा। या दूसरे वर्ड में बोला जाए, न्यूटन्स का फर्स्ट लॉ ये कहना चाहता है कि मान लो ये ऑब्जेक्ट अभी रेस्ट में है, ठीक है। इस पे अगर बाहर से लगने वाले नेट फोर्स 0 हो, कोई फोर्स नहीं लग रहा, तो ये हमेशा रेस्ट में ही रहेगा, ये खुद से मोशन में नहीं आ सकता आपके पास।
या फिर ये मान लो 10 मीटर पर सेकेंड के यूनिफॉर्म स्पीड से चल रहा है, जब तक इस पे एक्सटर्नल फोर्स नहीं लगेगा ये रुकेगा नहीं। यहाँ पे आप कहोगे सर अगर हम अपनी कार को 10 मीटर की स्पीड से चलाते रहें और इंजन बंद कर दें उसका, तो कुछ देर बाद हमारी कार रुक जाती है। बेटा वहाँ पे एक्सटर्नल फोर्स काम करता है, फ्रिक्शन। अगर वो फ्रिक्शन ना हो तो आपकी कार उसी स्पीड से कंटिन्यू मूव करती रहेगी। अगर आप कहीं फ्रिक्शनलेस स्पेस के अंदर चले जाओ तो वहाँ पर आप जिस यूनिफॉर्म स्पीड से एक बार जाने लग गए, जिस डायरेक्शन में जाने लग गए, हमेशा उसी ओर मूव करते रहेंगे। ठीक है। और देखो इनर्शिया को बहुत अच्छे से यूटिलाइज किया जाता है स्पेस थ्योरी के अंदर। आपको पता है कि स्पेस में ग्रेविटी नहीं है, स्पेस में फ्रिक्शन नहीं है। अब कैसे काम करता है? आपने सोचा है कि अगर अर्थ से किसी रॉकेट को मार्स तक भेजना है, मंगल ग्रह तक भेजना है, तो लगभग आपके पास 4 साल का टाइम लग जाता है। जैसे कि अभी चाइना ने भेजने के लिए 4 साल का टाइम लिया था आपके पास। तो ये सोचो कि 4 साल तक क्या रॉकेट का इंजन कंटिन्यू चलता रहता है? ऐसा नहीं होता। होता है क्या? मान लीजिए ये अर्थ है और ये उनको पहले ही पता होता है कि 4 साल बाद जो हमारा मार्स है वो घूम फिर कर जब रॉकेट लैंड करने वाला होगा तो यहाँ आ जाएगा आपके पास। वो लोग क्या करते हैं, अर्थ से रॉकेट को लॉन्च करते हैं, स्पेस में लेके आते हैं और उसके बाद उसको एक बहुत तेज जर्क देते हैं, बहुत तेज धक्का देते हैं एक डायरेक्शन में, और उसके बाद इंजन ऑफ कर देते हैं। फिर वो 4 साल तक वो रॉकेट बिना फ्यूल के उसी स्पीड से, मान लो उन्होंने धक्का दिया और उसको स्पीड मिल गई 1000 किलोमीटर पर आवर की, तो वो उसी स्पीड से उसी डायरेक्शन में कंटिन्यू चलता रहेगा, क्योंकि उसको रोकने वाला वहां कोई नहीं है, कोई एक्सटर्नल फोर्स नहीं लग रहा। तो उसका इनर्शिया काम करेगा, जिसकी वजह से उसकी स्टेट में कोई चेंज नहीं होगा। और 4 साल बाद जब हम मार्स के ऊपर लैंड करते हैं तब हमारा इंजन दोबारा ऑन करते हैं और उसको लैंड करवाते हैं। इस तरीके से यहाँ इनर्शिया काम करता है। तो न्यूटन फर्स्ट लॉ क्या है? न्यूटन फर्स्ट लॉ क्या थ्योरी बताता है? एवरी बॉडी कंटिन्यूज इन स्टेट ऑफ रेस्ट। अगर कोई बॉडी रेस्ट में है तो वो क्या चाहती है कि हमेशा कहाँ रहे बेटा? रेस्ट में। और इन यूनिफॉर्म मोशन इन स्ट्रेट लाइन। अगर कोई बॉडी यूनिफॉर्म मोशन से स्ट्रेट लाइन में मूव कर रही है तो वो हमेशा स्ट्रेट लाइन में बनी रहना चाहती है, अनलेस इट इज कंप्लेन टू चेंज द स्टेट बाय फोर्स इम्प्रेस ऑन इट। जब तक इस पे कोई फोर्स नहीं लगेगा ये अपना स्टेट चेंज नहीं करेगा। दूसरे वर्ड में बोला जाए, अगर किसी बॉडी पे नेट फोर्स कितना लग रहा है बेटा? 0, तो इट मोशन डज नॉट चेंज, तो उसके मोशन में कोई चेंज नहीं आएगा। बात की जाए, जब तक फोर्स नहीं लगाओगे रेस्ट वाली बॉडी रेस्ट में रहेगी और मोशन वाली बॉडी मोशन में रहेगी, उनके स्टेट में कोई चेंज नहीं आता। दिस लॉ ऑफन कॉल्ड लॉ ऑफ इनर्शिया। इस लॉ को क्या नाम दिया गया बेटा? लॉ ऑफ इनर्शिया, बिकॉज इनर्शिया का मतलब है रेजिस्ट टू चेंज। अपने अंदर जो चेंज आ रहा है उसको रजिस्ट करना, उसको अपोज करना ही क्या है बेटा? इनर्शिया की प्रॉपर्टी है। और जिस ऑब्जेक्ट का मास ज़्यादा होता है ना, उस बॉडी का इनर्शिया ज़्यादा होता है। तो मास मेजरमेंट होता है किसका बेटा? इनर्शिया का। एक एग्जांपल देता हूँ। मान लीजिए आपके पास एक 5 किलो का फुटबॉल है और एक 500 किलो का फुटबॉल के साइज का पत्थर है, मतलब कि स्टोन बहुत बड़ा हो सकता है। अब मैंने आपको कहा कि आप अभी ये दोनों चीज़ें कहाँ हैं बेटा? रेस्ट में है। कहाँ है? रेस्ट के अंदर। मैंने कहा कि इन पे क्या लगाओ? फोर्स। तो जो 5 kg वाला है उस पर आप थोड़ा सा फोर्स लगाओगे, वो बॉडी किस में आ जाएगी? मोशन के अंदर। इसका मतलब उसने इतने अच्छे से रजिस्ट नहीं किया, मतलब उसने जल्दी से अपनी स्टेट क्या कर ली? चेंज कर ली। जैसे ही क्या लगा बेटा उसके ऊपर? एक एक्सटर्नल
फोर्स अप्लाई हुआ। तो हमने बोला कि इस 5 kg वाले जो फुटबॉल है इसका इनर्शिया लो है। दूसरी तरफ 500 kg का एक स्टोन है फुटबॉल की शेप का। अब उस पर अगर मैं आपको फोर्स लगाने के लिए कहता हूं तो आपके फोर्स की वजह से वो ऑब्जेक्ट मूव नहीं करेगा, मतलब कि उसकी स्टेट चेंज नहीं होगी। तो आप कहोगे कि इस बॉडी की इनर्शिया ज़्यादा है, ये ज़्यादा रजिस्ट कर रहा है अपना स्टेट चेंज करने में, अपना स्टेट को बदलने के अंदर आपके पास। तो जिसका मास ज़्यादा उसका इनर्शिया भी क्या है बेटा, ज़्यादा। क्वेश्चन पूछा जाता है इनर्शिया का मेजरमेंट किसके बेसिस पे किया जाता है बेटा, मास के बेसिस पे। ठीक है, अब कुछ एग्जाम्पल है बेटा आपके पास न्यूटन फर्स्ट लॉ ऑफ मोशन के। अब जैसे कि फोर्स कितने काम करता है बेटा, 3। स्टेट चेंज करता है, डायरेक्शन चेंज करता है। अब स्टेट कितने थे, 2। रेस्ट से मोशन में ला सकता है या मोशन से रेस्ट में ला सकता है। तो इसी के बेसिस पे कुछ एग्जाम्पल है जो इनर्शिया को भी डिफाइन करता है। जैसे एग्जाम्पल देता हूँ, खुद को फील करना आपको समझ में आएगा। मान लो एक बस है, एक क्या है बेटा, बस, एक बस है। बस में ये सीट है और इस सीट पे आप बैठे हो। ठीक, आप जब बैठते हो तो आपकी बॉडी का जो कमर से नीचे का पार्ट है ये बस के कांटेक्ट में है। और आपने अभी क्या है कि जो बैक सीट है वहाँ पे आपने सीट बेल्ट नहीं बांध रखा और आपने सपोर्ट भी नहीं ले रखा। अब होगा क्या, मान लीजिए जो बस का ड्राइवर है वो अचानक से बस को चलाना शुरू कर देता है, तो आपको एक धक्का फील होगा किधर की तरफ बेटा, बैकवर्ड डायरेक्शन में। वो क्यों फील हुआ, वो फील हुआ बेटा इनर्शिया की वजह से। अब कहोगे सर यहाँ इनर्शिया कैसे लगा, वो समझे। ध्यान दो, इनर्शिया कहता है कि स्टेट में चेंज होगा, उसको हम अपोज करेंगे। ये चीज़ बताओ, पहले बस रेस्ट में थी, आप बस पे बैठे थे, आप भी किस में है बेटा, रेस्ट के अंदर है। आप भी किस चीज़ के अंदर है, रेस्ट में है। अब जैसे ही बस ने चलना शुरू किया तो बॉडी का जो पार्ट बस के कांटेक्ट में है वो तो मोशन करेगा। तो हमारे बॉडी का लोअर पार्ट बस के कांटेक्ट में था, तो हमारी बॉडी का जो लोअर पार्ट है वो तो कहाँ खिसक गया, आगे, लेकिन ऊपर वाला पार्ट तो वही है। तो अब आप सोचो कि अगर सडनली मान लो आप खड़े हो और आपके पैरों को आगे पुश कर दिया जाए तो जो ऊपर वाला पार्ट है वो कहाँ जाएगा बेटा, पीछे। इसलिए बॉडी का जो अपर पार्ट है वो पीछे की तरफ बैकवर्ड डायरेक्शन के अंदर एक फोर्स एक्सपेंस करता है, और यही क्या काम करता है बेटा, इनर्शिया। जैसे बात करते हैं आपके पास, व्हेन ए पर्सन स्टैंड इन ए बस एक्सपीरियंस जर्क इन बैकवर्ड डायरेक्शन। ठीक है, बस सडनली स्टार्ट मूविंग, दिस इज ड्यू टू फैक्ट दैट बस सडनली स्टार्ट। अच्छा मैं 2 बार लिख दिया मोशन, कोई बात नहीं। एट मोशन द लोअर पार्ट ऑफ पर्सन शेयर द मोशन। मैंने भी बोला, बस मेरे एग्जाम्पल के अंदर मैं बैठा हुआ था, यहाँ ये स्टैंड कर रहा है, कोई फर्क नहीं पड़ता आपके पास, कि जो लोअर पार्ट है वो मोशन के डायरेक्शन में होता है। अपर पार्ट टेंड्स टू रिमेन रेस्ट, जो ऊपर वाली बॉडी है वो रेस्ट में रहना चाहती है, इसी वजह से उसको बैकवर्ड डायरेक्शन के अंदर क्या एक्सपेंस होता है बेटा, एक फोर्स। ऐसे ही एक फोर्स हमें तब भी एक्सपेंस होता है जब बस चल रही हो, मूव कर रही हो आपके पास। आप बस में बैठे हैं, अब बस 60 की स्पीड से चल रही है, तो आपकी बॉडी की स्पीड भी कितनी है बेटा, 60 की, क्योंकि दोनों सेम है आपके पास। अब वही बात कि आपका जो बॉडी का लोअर पार्ट है वो बस के कांटेक्ट में है, अपर पार्ट एयर के अंदर है। अभी अपर पार्ट भी 60 की स्पीड में है और लोअर पार्ट भी 60 की स्पीड में चल रहा है। सडनली बस ने ब्रेक लगाया, बस स्टॉप, तो हमारी बॉडी का जो पार्ट कांटेक्ट में होगा वो भी क्या हो जाएगा बेटा, स्टॉप। तो लोअर पार्ट तो रुक गया, लेकिन अपर पार्ट अभी भी कहाँ है, मोशन के अंदर। कितने की स्पीड से, 60 की स्पीड से। अब नीचे वाला पार्ट रुक गया, ऊपर वाला पार्ट अभी भी 60 की स्पीड से आगे जा रहा है। तो आप किधर की तरफ जाओगे बेटा,
फॉरवर्ड डायरेक्शन के अंदर जाओगे आप लोग, तो तब हमें एक जर्क फील होगा। इसी रीजन की वजह से जब छोटी गाड़ियाँ होती है तो वहाँ पे आपको सीट बेल्ट पहनने की हिदायत दी जाती है ताकि आप इस जर्क से बच सकें आपके पास। तो सेकंड एग्जांपल क्या है बेटा, व्हेन ए मूविंग ट्रेन और बस सडनली स्टॉप अप्लाइंग द ब्रेक, ए पर्सन सिटिंग ऑन इट fall forward because lower part of body come to rest along with the bus while upper part his body continues to remain in motion due to inertia and fall forward direction आपके पास। ठीक है, इसी तरीके से मान लीजिए आप एक गाड़ी के अंदर एक फोर व्हीलर में बैठे हैं और फोर व्हीलर जो है बेटा एक सर्कुलर टर्न के ऊपर टर्न कर रही है, एक सर्कल पे टर्न कर रही है तेजी से। तो जब सर्कल पे टर्न करते हैं, कहाँ टर्न करते हैं बेटा आप लोग, एक सर्कल पे टर्न करते हैं, तो आपको सेंटर की तरफ एक फोर्स लगता है जिसको बोलते हैं सेंट्रीपिटल फोर्स। अब हमें इसका अपोज करना है, इनर्शिया अपोज ही तो करता है। सेंट्रीपिटल फोर्स आपको कहाँ लाना चाहता है, सेंटर की तरफ। इनर्शिया इसको अपोज करेगा और आपको एक फोर्स एक्सपेंस होगा आउटवर्ड डायरेक्शन के अंदर आपके पास। ये आउटवर्ड डायरेक्शन के अंदर क्या एक्सपेंस होगा, एक फोर्स, और आपको होता भी है। खुद एक्सपेंस करो, मान लो आप एक गाड़ी के अंदर बैठो वैगनार, और वैगनार जो है 60 की स्पीड से टर्न लेती है। जैसे ही टर्न लेगी तो टर्न सेंटर की तरफ होगा, लेकिन आप सेंटर से दूर की तरफ फेंके जाओगे आपके पास। तो ये इनर्शिया हुआ बेटा डायरेक्शन की वजह से। तो व्हेन ए रनिंग कार सडनली टेक ए टर्न, the passenger experience of jerk in outward direction. This is because passenger tends to maintain the original direction of motion due to inertia of direction आपके पास। तो आज केवल बेटा इतना ही आपके पास, जहां हमने फोर्स के बारे में बात की और न्यूटन्स के फर्स्ट लॉ को स्टडी किया आपके पास। वीडियो पसंद आए तो बेटा वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और अपने फ्रेंड सर्किल